See you now. So in today's class, we are going to start with the concept of the data compression. Data को compress करना है and why we need to compress the data. इसको करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो आप सब ट्रैवल करते होगे और जब आप लोग ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करते हुए आप एक सूटकेस रखते हो अपने साथ और उस सूटकेस के अंदर बहुत सारे कपड़े डालने की कोशिश करते हो और उसको कंप्रेस करते रहते हो ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए. द सेम गोज इन द केस ऑफ कंप्यूटर व्हेन यू मेक अ फाइल. जैसे अगर आप कोई साउंड या इमेज फाइल क्रिएट करते हो तो इनिशियली दैट फाइल इज लार्ज. इनिशियली उसका फाइल साइज बहुत ज़्यादा होता है. सो इसलिए उसको आप रिड्यूस या कंप्रेस करते हो. किस किस वजह से? नंबर एक, ताकि आप स्टोरेज स्पेस बचा सको. स्टोरेज स्पेस आप बचाना चाहोगे. दूसरी चीज़, रिड्यूस द टाइम टेकन टू स्ट्रीम. ज़ाहिर है अगर किसी चीज़ का जब वो होगा अबाउट दिस कि हम ऐसा क्यों करते हैं ताकि हम स्टोरेज स्पेस बचा सकें और ताकि हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें टाइम विच विल टेक टू स्ट्रीम. यानी उसका जो टाइम स्ट्रीम करने का है, फाइल का साइज जब कम होगा तो फिर क्या होगा, फाइल का साइज कम होने से फाइल का साइज कम होने से वो जल्दी जाएगी. ठीक है, तो एक ये वजह है. अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, तीसरी चीज़, टू रिड्यूस द टाइम टेकिन टू अपलोड और डाउनलोड. देखो आप लोग नॉर्मली जो डाटा है, म्यूज़िक है, वो स्ट्रीम करते हो यूट्यूब से. ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन आपने देखा होगा, वो ऑप्शन आ रहा होता है कि इसकी रेजोल्यूशन सेट करने का. लाइक आप अगर जैसे जैसे रेजोल्यूशन बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आपका फाइल साइज भी इंक्रीज करता है और उसका टाइम भी जो है वो लगता है. किस लिए? कि वो स्ट्रीमिंग के अंदर टाइम लेता है. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़, तो यहाँ हमने जो डिस्कशन की अबाउट द डाटा कंप्रेशन, वो तीन चीज़ों के ऊपर की है कि एक तो स्टोरेज स्पेस आपकी बचनी चाहिए, एक रिड्यूस होना चाहिए टाइम टेकन, और एक जो है अपलोड और डाउनलोड जो है, जो भी फाइल हो रही होती है तो उसका भी टाइम हमने बचाना होता है. तो डाटा कंप्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई रॉ फाइल बनती है. जैसे कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड हो रहा है तो म्यूज़िक रिकॉर्ड होने पे जो उसकी रॉ फाइल होगी, ठीक है, तो वो रॉ फाइल बहुत ज़्यादा साइज़ लेती होगी. अमूमन आप देखो, आपको MP3 फाइल का साइज़ कितना नज़र आता है? नॉर्मली अगर आप MP3 फाइल साइज़ की बात करते हो तो उसका आपको कितना साइज़ नज़र आता है? अ कॉमन MP3 फाइल साइज़ आपको कितना नज़र आ रहा होता है? आई एम नॉट रिसीविंग योर मैसेजेस एवरीवन. आर यू गेटिंग माय वॉइस? 3.8 MB एक जवाब आया. 2.1 MB, 20 MB. ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्मली अगर आप देखो एक MP3 का फाइल साइज आपको कमोबेश नज़र आता होगा 5 MB, है ना. बहुत अच्छी फाइल साइज हो तो वो 10 MB की तरफ चली जाती है, या और अच्छी होगी तो आपको जो है वो 20 MB पे भी मिल सकती है. तो होता क्या है कि नॉर्मली जो रॉ फाइल होती है ना, जब आप रॉ फाइल की बात करते हो, रॉ का मतलब होता है ओरिजिनल. ओरिजिनल जो स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड होती है. ठीक है, तो ओरिजिनल के ऊपर वो जो फाइल होती है ना, वो तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ MB से लेकर थाउजेंड ऑफ MB तक जाती है. जो रॉ फाइल होती है, ओरिजिनल फाइल होती है. सिंस आपको इसको ओवर स्ट्रीमिंग मीडिया पे अपलोड डाउनलोड करना पड़ता है या उसको स्टोरेज मीडियम के ऊपर डालना पड़ता है. जैसे आप लोगों ने हाई डेफिनेशन मूवी देखी हो, हाई डेफिनेशन मूवी आपको कितनी GB की मिल जाती होगी? आप नॉर्मली अगर कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो तो आप देखते हो कि वो आपको कभी 4 GB की भी मिल जाती होगी, कभी 6 GB की. यानी 4 से 6 GB के आसपास, 2 से 4 GB के आसपास वो मिल जाती है. मानते हो ये बात? बट एक्चुअल अगर आप बात करो तो वो जब वीडियो बनती है, वो जो मूवी बनती है, वो 3-4 GB की तो नहीं होगी. व्हाट डू यू थिंक? एडिटिंग होती है उसके अंदर, फिर उसके साथ कंपैरिजन मेथड्स अप्लाई होते हैं. वो कंपैरिजन मेथड अप्लाई इसलिए होते हैं कि आपको उसको DVD में करके देना होता है, ब्लू-रे के अंदर या DVD में करके देना होता है. अगर ओरिजिनल फाइल साइज़ जो होती है, अगर उसी के हिसाब पे हम चलें ना, तो हमारे पास बहुत सा फाइल के जो साइज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हों. चलो मैं इसकी सबसे अच्छी एक आम एग्ज़ाम्पल लेता हूँ.
आप में से कितने बच्चे गेम खेलते हैं या गेम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पे, या उन्होंने किया है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एंड टेल मी। तो अब मुझे बताओ कि जब आप गेम खेलते हो, तो गेम खेलते हुए आप एक आईएसओ फाइल हो गई या उसकी सेटअप फाइल है जो आप अमूमन डाउनलोड करते हो, ऐसा है? एक आईएसओ एक कंप्रेस फाइल होती है जो आप उसकी जो है डाउनलोड करते हो, या सेटअप फाइल जिसको बोलते हैं। तो वो सेटअप फाइल तो अगर कोई गेम उठाओ, तो मैंने तो नहीं खेलता, बट मैंने देखा होगा तकरीबन कमोबेश अब जो नए गेम्स आ रहे हैं वो तकरीबन 30 से 40 GB के दरमियान उनकी सेटअप फाइल आ रही है। आप लोगों ने देखा उनकी सेटअप फाइल 30 to 40 GB आ रही है, बट व्हेन दे इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, they took around 80 to 100 GB space in your computer. Do you agree with that? इस बारे में क्या कहते हो, है ना? फिर वो साइज बढ़ जाता है ना, अगर आप कोई फीफा कर लो, क्रिकेट कर लो और इस तरह कर लो, तो वो साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना? तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि वो जो गेम रॉ फॉर्म के अंदर होता है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होता है, तो वो बहुत ज्यादा होता है, बट उसको फिर क्या करना होता है? दे हैव टू कंप्रेस, ठीक है? एपीके भी होता है, सही कह रहे हो, ठीक है ना? अब जैसे इस्माइल कहता है कि भाई एसफॉल्ट 9 जो है उसका 89 गीगा बाइट का जो है ना वो है, ठीक है? तो 89 गीगाबाइट का जो है ना उसका सेटअप होगा, तो ज़ाहिर 89 गीगाबाइट के लिए हम उसकी डीवीडी कहाँ से खरीद के लेके आएंगे? ऐसा ही है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, हम फाइल्स को कंप्रेस करते हैं, वी कंप्रेस द फाइल। तो यहाँ पर एक बात तो जो आपके पास सवाल आ सकता है डाटा कंप्रेशन का, कि व्हाई डू वी नीड टू कंप्रेस द डाटा? हम कंप्रेस क्यों करते हैं? ताकि एक तो हमारी स्टोरेज स्पेस बचे, ताकि उसको स्ट्रीम करने का जो टाइम है ओवर द इंटरनेट वो कम हो। देखो फाइल का साइज कम होगा तो वो स्ट्रीम जल्दी होगी, ठीक है ना, वरना वो टाइम लेगी। ऐसा ही है, अगर आप कोई हाई डेफिनेशन यूट्यूब पे वीडियो चलाते हो और आपका इंटरनेट स्लो है, तो आप देखते होगे वो थोड़ी थोड़ी देर में अटक रहा है। ऐसा होता है? बताना मुझे, ठीक है ना? तो सेम थिंग गोज ऑन। इसी तरह टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू अपलोड एंड डाउनलोड, अगर फाइल का साइज बड़ा होगा, रॉ फाइल का साइज हमेशा बड़ा ही होता है, तो उससे मसाइल क्या पैदा होंगे? उससे मसाइल पैदा होंगे कि आपको अपलोड और डाउनलोड में टाइम लगेगा। तो ये 3 या 4 पॉइंट आपको डाटा कंपैरिजन से याद होने चाहिए। क्या ये चीज़ें आपको बेटा समझ में आ रही हैं? अब जैसे अयान ने बताया विनरार के बारे में जिक्र किया, आप में से कितने लोग विनरार के बारे में जानते हैं? विनरार या विनजिप के बारे में जानते हैं? हाउ मैनी ऑफ यू? कि भाई एक चीज़ होती है जिसको हम विनरार कहते हैं, विनजिप कहते हैं, ऑल ऑफ अस, ठीक है? तो अब क्या है, विनरार एंड विनजिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी फाइल को कंप्रेस और अनकंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। Let me show you one thing. I'm sharing my laptop screen with you, and I will share you that some of the files I have. Compression में unnecessary file delete होती हैं, हाँ ऐसे ही है। तो अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन। कैन यू सी माई स्क्रीन? आप लोगों के सामने जो है वो लैपटॉप स्क्रीन और फोल्डर खुला हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को? एक FM के नाम से ओ लेवल का एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा। तो अब आप यहाँ देखो बेटा, ये आपके पास एक फाइल साइज है, दैट इज 390। ये मार्च का पेपर है जो मार्च 25 में आया था, 390 है। मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास जो मेन्यू खुलेगा उसमें एक ऑप्शन आएगा ऐड टू आर्काइव, ठीक है? और इसको मैं ऐड टू आर्काइव में कंप्रेस कर दूंगा, ऐड टू 0478M25MS22 कंप्रेस करता हूँ। अब जब मैंने इसको कंप्रेस किया, तो आप देखोगे ऊपर इसकी फाइल मौजूद है ओरिजिनल रॉ फाइल, और नीचे एक फाइल मौजूद है 330 KB की। दिस इज द सेम फाइल, कैन यू सी दैट? देखो 0478M25MS22, उसके नीचे 0478M25MS22, फाइल तो सेम ही है, बट दे हैव अ डिफरेंस इन देयर फाइल साइज। कैन यू सी दैट? एवरीवन टेल मी, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या है, अब यहाँ पे दो बातें समझनी है। एक तो ये कि आप देख सकते हो कि यार ये 390 KB की फाइल 330 KB में तब्दील हो गई, नंबर एक। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर ये ऊपर वाली PDF की फाइल डिलीट करता हूँ, देखो मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसकी जो ओरिजिनल फाइल है उसको डिलीट करता हूँ, आप देखोगे वो ओरिजिनल फाइल चली गई, ऐसा है?
MS की फाइल थी, वो MS की फाइल चली गई। बट वंस आई राइट क्लिक एंड देन आई विल एक्सट्रैक्ट हियर, मैं उसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट करूंगा, लाइक उसको डीकम्प्रेस करूंगा, पहले कंप्रेस किया था अब डीकम्प्रेस करूंगा, तो अब आप देखोगे एक्सट्रैक्ट हियर करने से क्या होगा, वही फाइल वापस आ जाएगी। क्या आप सब लोगों ने ये सारी चीजें देखी जो मैंने यहाँ पे की? यहाँ तक बताओ मुझे। ठीक है, जो पीछे मैंने भी आपको एग्जाम्पल शो कराई कि किसी भी फाइल को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसका फाइल साइज कम कर सकते हैं और उसके बाद उनको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है बच्चों कि यहाँ पर हम फाइल को कंप्रेस करते कैसे हैं? मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था ना कि फाइल कंप्रेस हो रही है, वो तो आपने देख लिया। सवाल ये कि इसका मेथड क्या होगा, कैसे किया जा सकता है? What are the primary advantages of data compression? Ritesh, we need less storage space. हम फाइल को कंप्रेस करके किसी कम स्टोरेज स्पेस में रख सकते हैं, ये फ़ायदा है। फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने का टाइम कम हो जाएगा। रितेश, आ रही बात समझ में? नहीं मुस्तफ़ा, मेरा पूछने का मकसद, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि होता कैसे, हाउ द फाइल्स कैन बी रिड्यूस। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। व्हाट डू यू थिंक, ये जो नोट्स तुम्हारे सामने मौजूद हैं, ये जो नोट्स तुम्हारे पास मौजूद हैं, इसमें ये जो लफ्ज़ है ऑफ, ये कितनी दफ़ा आया होगा? ये ऑफ इस पूरी फाइल में कितनी दफ़ा आया होगा? जैसे अगर तुम देखो, एक ऑफ यहाँ नज़र आ रहा है और कहीं नज़र आ रहा है ऑफ, मैनी टाइम्स आया होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम फॉर की बात करें, जैसे ये ऑफ हमें ये नज़र आ गया एक, ठीक है, कैन बी वेराइटीज ऑफ फॉर। अगर देखो जैसे फॉर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं ऑफ की बात कर रहा था, देखो ऑफ यहाँ नज़र आ गया। एक ही स्क्रीन पर तुम्हारे सामने ऑफ और फॉर कई दफ़ा आ सकता है, कई दफ़ा आ सकता है। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल यू ऑन नो, जैसे फॉर की अगर हम बात करें, फॉर ये नज़र आ गया मुझे, ये फॉर आ गया और फिर एक और फॉर आ गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि अगर हम गिनने तलाश करने चले जाएं, तो हमारे पास एक फाइल के अंदर कम से 100 दफा फॉर आया होगा। डू यू फॉर को रिप्लेस बाय 1 कर दूं, तो लेट्स सपोज इफ दिस कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो अगर एफ और फॉर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो क्या ये 300 बाइट्स लेंगे? बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग बात समझ रहे हो ये वाली, है ना? ऐसे ही होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको रिप्लेस, इस फॉर को, एफ ओ आर फॉर जो है, वो एक जो है वो 3 बाइट ले रहा है, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो अगर मैं इस फॉर को रिप्लेस करूं, लेट्स सपोज 1 से, तो दैट वन, 1 इज अ कैरेक्टर। सही है, अब इस 1 से अगर करूं तो 1 तो 1 बाइट लेगा, एक कैरेक्टर। तो अगर ये 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो क्या 100 बाइट्स लेगा ये? तो कौन सा वाला ज्यादा बेहतर रहेगा, 100 बाइट्स वाला रहेगा या 300 बाइट्स वाला रहेगा? ये बताओ मुझे, कौन सा वाला हमारे केस में बेहतर रहेगा, 100 बाइट्स या 300? 100 बाइट्स रहेगा। इसका मतलब है क्या, हमने वो जो 300 बाइट्स की स्पेस थी, उसको हमने 100 बाइट पे लेके आ गए, इसको हम 100 बाइट पे लेके आ गए, ये बताओ, लिया है ना? तो ये एक मैंने तुम्हें तरीका बताया है, अभी मैंने ये स्क्रीन पे लिखा है, आई थिंक थोड़ा सा डिले आ रहा है, तो मुझे बताना आवाज़ तो मेरी क्लियर आ रही है ना तुम्हें? स्क्रीन के ऊपर मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, अब जाके थोड़ा सा आ रहा है, और 1 फॉर को रिप्रेजेंट करता है ना? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी जो मैंने बात की अब तक, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई कैरेक्टर 3 कैरेक्टर का है, तो वो 3 बाइट लेगा, और इसी तरह अगर वो 100 टाइम रिपीट हुआ है, तो वो 300 बाइट्स ले लेगा। सही है। इसी तरह अगर मैं इस फॉर को रिप्लेस करके इसकी जगह 1 डाल दूँ, ये एक नंबर डाल दूँ, यानी इसको रिप्रेजेंट करूँ, इस फॉर को किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर दूँ जो एक सिंगल कैरेक्टर हो। लेट सपोज इस फॉर की जगह मैं हैश डाल देता हूँ, चलो इस फॉर की जगह मैं हैश डाल देता हूँ, तो हर जगह जहाँ फॉर होगा वहाँ हैश आएगा। तो हैश एक ही कैरेक्टर ले रहा है ना, मुझे बताओ, हैश जो स्पेस ले रहा है, मैंने फॉर की जगह हैश डाल दिया, और कहाँ नज़र आ रहा था मुझे फॉर,
कहाँ 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 फाइल फॉर फॉर ये रहा, इसी जगह ये 3 कैरेक्टर ले रहा है, इसकी जगह हैश आ गया। यानी जहाँ जहाँ फॉर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हैश डाल दिया, तो इसका मतलब है वो तो एक ही कैरेक्टर ले रहा है। एक कैरेक्टर अगर 100 दफ़ा रिपीट होगा तो वो 100 बाइट्स लेगा। तो यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि किस तरह अगर कोई कैरेक्टर ज़्यादा बाइट्स लेता है ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से, तो हम उसको किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं जो उससे कम स्पेस लेता है। अब बताना, वन बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है बट हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, हमने फॉर के बजाय हैश डाल दिया। तो उससे हम यानी जो कंपैरिजन होती है ना, मैं तो तुम्हें कंपैरिजन का तरीकेकार बता रहा हूँ कि कंपैरिजन जो है वो किस तरह से होती है। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो उसकी? क्योंकि अगली एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे बताना बेटा यहाँ तक तुम लोगों को डाटा कंपैरिजन और ये चीज़ समझ में आई। तो अब देखो यहाँ पे डाटा जो कंप्रेस किया जाता है, वो डाटा कंप्रेस किया जाता है दो तरह से, लॉजी और लूजलेस। ठीक है, फाइल में एक दिखना चाहिए फॉर की जगह ऐसे तुम। अब यहाँ समझना कि अभी हमने जो चीज़ पढ़ी है इसको हमने बोला है कि हमने पढ़ा डाटा कंपैरिजन। डाटा कंपैरिजन क्यों होता है उसकी 4 वजूहात यहाँ डिफाइन है नोट्स के अंदर। आते हैं आगे। तो डाटा कंपैरिजन की 2 टाइप्स होती हैं, वन ए होती है लॉजी और दूसरी होती है लूजलेस। एक है लॉजी और एक होती है लूजलेस। लॉजी से मुराद होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो, जब आप डाटा को कंप्रेस करते हो, ठीक है, तो जब हम डाटा को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा डाटा भी होता है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। वी डू नॉट कीप दैट डाटा। क्या ये बात मानते हो? मैं छोटी सी मिसाल दूं तुम्हें, आप में से कितने लोगों ने लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया है और कितने लोगों ने डॉट मैट्रिक्स को देखा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा ही होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो था इसके बारे में बताता हूँ बाद में। अब मैं जरा एक चीज तुम्हें समझाऊं। लेजर प्रिंटर है और या इंकजेट कह दो, चलो मैं कहता हूँ इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल होता है पिक्चर्स के लिए, पिक्चर निकालने के लिए। अगर आपने कोई तस्वीर खींची, कलरफुल तस्वीर है, तो आप पिक्चर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लेजर प्रिंटर जो है वो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे बताना कि आप एटीएम से जो स्लिप निकालते हो, एटीएम से, एटीएम मशीन से जब पैसे निकालते हो और एक स्लिप आती है, क्या उस स्लिप का आपके पास कलरफुल होना ज़रूरी है? यानी वो बहुत डिज़ाइन में होनी लाजिम है? नहीं, बिकॉज वहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? सिर्फ अमाउंट। यानी ब्लैक के अंदर भी लिखा हुआ होगा कि ये अकाउंट नंबर है और इतने पैसे निकाले गए और इतने पैसे वापस बचे, ऐसा ही है। द सेम गोज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉजी कंपैरिजन, कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें सिर्फ फाइल का साइज रिड्यूस करना होता है। और एक चीज़ मैं और भी आपको बताऊं कि इसमें ऐसा भी होता है कि देखो ह्यूमन आई जो है ना, ह्यूमन आई डिफरेंस इन कलर्स को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करती। ये बात तुम में से कितने लोगों को समझ में आती है? लाइक ह्यूमन आई, अब जैसे तुम्हारी ह्यूमन आई है, तो क्या तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यार कि ये एक पिंक है, इस पिंक की वैल्यू ये है, फिर उसके अलावा एक और लो पिंक है, फिर एक हाई पिंक है, ऐसा करके तुम कर सकते हो? अगर तुम्हारे सामने ही अपने जहाँ भी बैठे हो वहाँ अपनी दीवार देख लो। चलो मैं एक बात कहता हूँ तुम्हें, अभी तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पे नज़र दौड़ा के लेफ्ट राइट पे अपनी दीवार देखो। उस दीवार के ऊपर एक कलर हुआ हुआ होगा, मेरी दीवार के ऊपर ऑफ वाइट और स्काई ब्लू कलर हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसमें से अगर तुम बहुत ज़्यादा करीब जाके देखो तो तुम्हें कुछ हिस्सा थोड़ा सा कहीं डार्क फील होगा, कुछ हिस्सा कहीं लाइट फील होगा। डू यू एग्री और नॉट? अभी मेरे सामने मेरी दीवार मौजूद है, मैं बहुत ज़्यादा गौर से करीब जाके देखूंगा ना, तो मुझे कुछ हिस्सा लाइट लगेगा, यानी मुझे बारीकियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि यार कहीं तो मुझे छोटा सा पेंसिल का डॉट नज़र आना शुरू हो जाएगा, कहीं पे मुझे किसी चीज़ के टच होने का दाग नज़र आना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट ऑल इन ऑल तुम सब और मैं एक जनरल बात करते हैं कि यार हमारी दीवार का कलर जो है वो ऑफ वाइट है, या हमारी दीवार का कलर ग्रीन है, या हमारी दीवार का कलर ब्लू है, ऐसा है। बिकॉज वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शेड्स ऑफ अ कलर। तो इस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए लॉजी कंपैरिजन के अंदर ये होता है कि जब कोई फाइल, यानी इमेज की बात करूँ मैं ख़ास तौर पे, दो यहाँ दो बातें करूँगा। लॉजी फाइल कंपैरिजन जो होती है ना, उसमें 3 चीज़ें आती हैं लॉजी फाइल में। कौन कौन सी आती है ज़रा देख लो। एक होती है MP3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या तुम्हें पीछे फ़ैन की या किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? हालांकि फ़ैन चल रहा है, ठीक है, उसकी क्या वजह है? देयर इज़ अ नॉइस कैंसलेशन फैसिलिटी, नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी बाय जूम, है ना। अब ये क्या चीज़ है? ये ऐसा होता है कि जब आप आपने जैसे कोई सॉन्ग सुना हो,
तो उस सॉन्ग को आप जब हाई डेफिनेशन पे सुनते हो तो आपको उसके पीछे के बारीक बारीक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आती है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, अगर मैं कोक स्टूडियो पे सुनूँ, ठीक है, तो मुझे अगर हाई डेफिनेशन पे सुनूंगा ना, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना वहाँ पे जो गिटार होगा उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी। देखो मेन किसी भी साउंड में मतलब किसी भी गाने में या किसी भी सॉन्ग में जो मेन चीज़ होती है वो सिंगर की आवाज़ होती है, ये बात मानते हो? लेकिन उस सिंगर के साथ साथ पीछे क्या चलता है, उसके इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अच्छा तुम सिद्धू मूसेवाला सुनती हो, तो गिटार होता है उसके पीछे, ठीक है, उसके पीछे पियानो होता है, क्या ये बात मानते हो? और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं बताना जरा। मैं तो देखे बहुत सारे होते हैं, है ना। सैयारा सुनते हो? अच्छा। आ, हाँ जी अजलान, वी आर जस्ट एंडिंग इट डाउन। तो फिर ड्रम हो गया, सही है। और उसके अलावा बताओ कुछ होता है? ड्रम्स के अलावा बहुत सारे मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स वायलिन हो जाता है, ठीक है। अब गिटार हो गया, वन। अब यहाँ पर एक बात समझना कि अगर तुम किसी भी अगर तुम किसी भी आवाज़ को यूट्यूब से लो डेफिनेशन में सुनोगे ना, तो उसमें तुम्हें सिर्फ सिंगर की आवाज़ प्रोमिनेंट नज़र आएगी, इन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ को तुम हाई डेफिनेशन में लेके जाओ, तो तुम्हें उसमें बजने वाले अगर कोई 40 इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ वाज़े सुनाई देगी। ये बात तुम लोग क्लियर समझते हो? और तुमने महसूस की है ये चीज़? कहते हैं ना कभी कोई सॉन्ग आता है, कुछ आता है, तो कहते हैं यार फॉर बेटर एक्सपीरियंस इसको आप जो है ना 4K पे सुनो। ऐसा होता है ना, तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब आप 4K पे करते हो तो उससे क्या होता है, गौर करके देखना। नेशनल एंथम पाकिस्तान का कोक स्टूडियो से सुनो, तो उसके अंदर अगर आप उसको लो पे रखोगे तो उसमें सिर्फ सिंगर्स की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उसको हाई पे रखोगे तो आपको पीछे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स की वाज़ेह आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन बात तो वही है ना कि हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? सिंगर की आवाज़ पे करते हैं। ऐसे ही है। क्या आप लोग म्यूज़िक सुनते हो या सिंगर को सुनते हो? मोस्टली वी लिसन टू द सिंगर। उसके पीछे जो फिर म्यूजिक प्ले होता है हम उसको सुनते हैं। हमारे लिए प्राइमरी कौन है? प्राइमरी तो सिंगर ही हुआ ना। तो इसी तरह मैं यहाँ पे तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर इसलिए, क्योंकि दायरे उसमें जो तुम बात कर रहे हो उसके अंदर पीछे म्यूजिक नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल नहीं दी, ठीक है। कोई भी बात देखो, सुनने से मुराद ये कि मैंने नेशनल एंथम की बात की है ना, तो नेशनल एंथम के अंदर म्यूजिक तो है। मैं बताना इसलिए तुम्हें चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि यही बात मैं कर रहा था कि मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए मेरी आवाज़ सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे पीछे आने वाली तमाम आवाज़ों का? अभी पीछे से अचानक कोई जो है ना वो होते हैं ना, हॉकर्स होते हैं, सब्जी वाले और ये वाले और वो वाले, कोई आवाज़ लगाते हुए चला जाए, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी मेरी आवाज़, है ना। आलू ले लो मुस्तफ़ा यही कह रहा है, ठीक है। अब देखो इसको समझना ही क्या कहता है। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजी कंपैरिजन, लॉजी से एक बात याद रखना कि ये एक ऐसा कंपैरिजन मेथड है लॉजी, जिसके अंदर फाइल का साइज रिड्यूस होता है तो हम डाटा को कट ऑफ करते हैं, यानी उस डाटा को जो फाइल में होता है उसको कट ऑफ करते हैं। कैसे कट ऑफ करते हैं? वो कहते हैं रिड्यूसेस द म्यूजिक फाइल बाय 90%। अब ये बात याद रखना कि लॉजी कंपैरिजन की जो एग्जांपल है ना, लॉजी फाइल कंपैरिजन की एग्जांपल MP3 है। MP3 साउंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कहता है रिड्यूसेस द म्यूजिक फाइल बाय 90%। तो ये 90% तुम्हारी म्यूजिक फाइल का साइज कम करता है। जैसे अगर तुम्हारे पास एक रॉ फाइल 90 MB की है, तो उस 90 MB को वो कट ऑफ करके 9 MB के ऊपर लेके आ जाता है MP3 को। तभी तुमने देखा होगा MP3 फाइल साइज कम होता है। दूसरी चीज़, वो कहता है साउंड क्वालिटी डेफिनेटली लॉस्ट होगी, ठीक है, बट ज़्यादातर जो है वो रिटेन कर लेगा। करता कैसे? वो कहता है कि इट रिमूव्स द साउंड आउटसाइड द ह्यूमन एयर रेंज। अभी मेरी आवाज़ के साथ अगर पीछे कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी आवाज़ लाउड है, वो मेरी आवाज़ रखेगा, पीछे वाली जो आवाज़ होगी बैकग्राउंड, इसको ख़त्म कर देगा। तो MP3 इस तरह से किसी भी फाइल को कंप्रेस करता है। तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ इसमें लिखा ना कि एलिमिनेट्स द सॉफ्टवेयर साउंड यूजिंग परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। तो वो क्या करता है कि वो एलिमिनेट कर देता है सॉफ्टवेयर साउंड। सॉफ्टवेयर साउंड से मुराद ये कि जब भी आप बात कोई भी चीज़ सुन रहे हो या मैं बात कर रहा हूँ, लेक्चर सुन रहे हो, तो जिसमें टीचर का साउंड होगा वो हार्डर साउंड होगा, और जो पीछे बैकग्राउंड नॉइसेज है वो सॉफ्टवेयर साउंड होगी। तो दीज सॉफ्टवेयर साउंड्स आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड एंड दे आर गोइंग टू बी रिड्यूस बाय लॉजी फाइल कंपैरिजन। बच्चों बताना ये बात समझ में आई तुम लोगों को? इसी तरह अगर हम बात करते हैं MP4 में, तो MP4 की सीधी सीधी बात है, आप कोई भी यूट्यूब से कोई भी वीडियो देखने जा रहे हो, तो उस वीडियो का अगर आप फाइल साइज कम कर देते हो तो आप देखोगे कि आपको वो लो डेफिनेशन मिलेगी। उसके जो पिक्सल्स होंगे वो बहुत फटे फटे से आपको नजर आ रहे होंगे, ऐसे ही है। बट मूवी तो नजर आ रही होगी ना सामने, बंदा तो चलता हुआ नजर आ रहा होगा, एक्शंस तो परफॉर्म होते हुए नजर आ रहे होंगे। क्या ये बात समझ लो? मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें।
कभी कभी तुम लोग इंटरनेट के ऊपर अगर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो क्रिकेट की, तो कभी तुम गौर करते हो ना कि स्लो चल रहा है या बहुत क्लैरिटी ऑफ अ पिक्चर नहीं आ रही है, स्कोर बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है। मुझे ये बात बताना तुम, बट स्टिल इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे सामने होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप कोई भी चीज लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो उसमें एक चीज का ऑप्शन आता है ऑटो। ऑटो क्या करता है, ऑटो आपकी बैंडविड्थ के हिसाब से डाटा भेज रहा होता है ना। तो मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, टाइम मिलता नहीं है तो मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। और टीम पाकिस्तान की वैसे भी इतना अच्छा खेलती नहीं है कि देखा जाए उसको। तो मुझे थोड़ा इंग्लैंड की टीम अच्छा खेलते हुए नजर आती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उनको ज़रा देख लेता हूँ। हाँ ये बात सही है तुम्हारी। बैंडविड्थ का बताता हूँ बेटा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आ गई, तो यहाँ पे ये बात होती है कि MP4 के अंदर भी क्या होता है, MP4 इज बेसिकली वीडियो। MP3 साउंड को बोलते हैं, MP4 के अंदर वीडियो भी आ जाती है। तो MP4 के अंदर भी यही होता है कि ये मल्टीमीडिया का फाइल साइज रिड्यूस करता है। आखिरी चीज़ जिपैक। जिपैक जो होती है वो इमेज के लिए इस्तेमाल होती है, इमेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं यहाँ पे यही बात तुम्हें समझा रहा था, ठीक है। क्या बात समझा रहा था कि जो दीवार है ना तुम्हारी, जैसे अगर तुम तस्वीर खींचो, तो तस्वीर को तुम दो तरह से, तीन तरीके से खींच सकते हो। तुम्हारे मोबाइल के कैमरे के अंदर ऑप्शन होता है ना कि कितनी रेजोल्यूशन की इमेज खींचनी है, हाई डेफिनेशन खींचनी है, लो डेफिनेशन खींचनी है, होता है ना हमारे कैमरे के अंदर सेटिंग्स में। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि इमेज की अगर हम बात करें, तो इमेज में ऐसा होता है, तुम एक काम करके भी देख सकते हो कि हमारी जो ह्यूमन आई है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस इन कलर को डिटेक्ट नहीं करती। तुम ऐसा करना कि तुम एक ही जगह की तस्वीर लेना, अपने कैमरे को एक जगह रखना, उसकी उसी एक जगह रख के एक तस्वीर लेना हाई डेफिनेशन में, उसी एक जगह की तस्वीर लेके रखना लो डेफिनेशन में, और अपने किसी भी भाई को बहन को दिखाना दूर से, ठीक है। और उससे पूछना कि यार तुम्हें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं आएगा। वो डिफरेंस तुम्हें सिर्फ उस वक्त पता चलेगा जब तुम ज्यादा जूम इन करोगे। जब ज्यादा जूम इन करोगे तो तुम्हें जूम इन करने के ऊपर वहां पे पिक्सल्स बस ज्यादा नजर आएंगे, बट ऑल इन ऑल वो तुम्हें तस्वीर दोनों दूर से एक ही तरह की दिखेंगी। तो यहाँ पर यही बात मैं तुम्हें बता रहा था, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि ह्यूमन आईज डू नॉट डिटेक्ट डिफरेंसेस इन कलर शेड्स एज वेल एज ब्राइटनेस। तो ह्यूमन आईज जो है वो किसी भी जो भी इमेज को देखते हैं, उसकी ब्राइटनेस या उसके कलर शेड्स के जो चेंजेस हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी मैंने तुम्हें सबसे आसान एग्जाम्पल दी थी कि तुम अपने सामने एक दीवार देख लो, उस दीवार को तुम नॉर्मल देखोगे तो तुम्हारे अम्मा अब्बा मैं बहन भाई सब बोलेंगे कि हाँ भाई ये व्हाइट कलर की है या पिंक कलर की है, लेट्स सपोज। लेकिन जब हम उसको बहुत ज्यादा डीपली देख जाके देखेंगे करीबी, तो हमें पता चलेगा कि उसमें से कोई शेड थोड़ा सा डार्कर है, कोई लाइट है, क्योंकि हमारी आई उसको दूर से रिकॉग्नाइज करती नहीं है। तो फिर ये इसी चीज का फायदा उठाता है जिपैक, और वो क्या करता है कि जो सेम शेड्स ऑफ कलर हैं उनकी रिपीटेशंस को एक जगह रखता है और अपनी फाइल साइज को बचाता है। वो कैसे बचाते हैं ये मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई कि कंपैरिजन क्या होती है, नंबर वन। कंपैरिजन में लॉजी क्या होता है, क्या ये बात समझ में आ गई। लॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, लिखा हुआ है कि फाइल कंपैरिजन एल्गोरिथम एलिमिनेट अननेसेसरी डाटा। कि लॉजी में क्या करता है, वो जो अननेसेसरी डाटा है उसको डिलीट करता है। एक बात याद रखना कि जब कंपैरिजन हो गई ना लॉजी फाइल के अंदर, तो तुम ओरिजिनल फाइल की तरफ वापस नहीं आ सकते। ओरिजिनल फाइल की तरफ आप वापस नहीं आ सकते अगर एक बार आपने लॉजी फाइल में कंपैरिजन कर दी। जैसे आपने भी देखा लूजलेस के अंदर मैंने वेनरार का इस्तेमाल किया था, क्या मैं ओरिजिनल फाइल पे वापस आ गया था, कंप्रेस किया और वापस कर दिया। लेकिन लॉजी के अंदर कंपैरिजन होने के बाद डाटा वापस नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ रहे हो तुम लोग। जैसे तस्वीर ही खींच रहे हो, तो तस्वीर को अगर लो डेफिनेशन पे खींचोगे, ठीक है, तो क्या वापस हाई डेफिनेशन पे जा सकते हो, नहीं जा सकते ना। अगर हाई डेफिनेशन पे खींच रहे हो तो उसको फिर तुम रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ RLE फिर कम करेंगे, अभी RLE के ऊपर आऊंगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना। द फाइल्स आर स्मॉलर देन दोज प्रोड्यूस बाय लूजलेस एल्गोरिथम। तो लॉजी के अंदर ये फायदा होता है कि लूजलेस के मुकाबले में इसके फाइल साइज कम होता है। और एग्जाम्पल जो होती है लॉजी की, वो MPG, जिपैक और MP4, ये तुम्हारे पास चार एग्जाम्पल जो है वो लॉजी फाइल कंपेरिजन की होती है। बताना बच्चों तुम लोग की तुम्हें आज तक की सारी बातें यहाँ समझ में आ रही। बट लॉजी की हमने बात कर ली, लॉजी की आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द लॉजी लूजलेस साइड की तरफ बात करते हैं। मैं तुम लोग को एक वीडियो शेयर करूंगा, शायद तुम लोगों ने देखी हो, मिस्टर बीन की एक वीडियो थी। उसमें वो कहीं जा रहा होता है तो वो बैग पैक कर रहा होता है। तो वो बैग जो है वो कंप्रेस नहीं हो रहा होता, मतलब उसमें अपना ट्राउजर डालता है, शर्ट डालता है,
टूथपेस्ट डालता है, ठीक है। A levels में मैंने बच्चों को जब कराया था तो मैंने शेयर की थी, मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगा। तो उसमें वो क्या करता है, उसमें वो जब सारी चीजें डाल के अपना सामान कंप्रेस कर रहा होता है तो वो कंप्रेस हो नहीं रही होती। तो वो फिर क्या करता है, वो ये करता है कि अपनी ट्राउजर निकालता है, उसको काट देता है, उसको शॉर्ट्स में तब्दील कर देता है। अपनी शर्ट निकालता है, उसकी आस्तीन जो होती है स्लीव्स उसको काट देता है। अपना टूथपेस्ट निकालता है, उसको आधा जाया कर देता है, ठीक है, वॉश बेसिन में जाके, मतलब जगह बनाने के लिए। तो अब ये जो उसने तीन चीजें की हैं, तो उसने अपना जो पैंट है, ट्राउजर था, उसको उसने शॉर्ट में तब्दील कर दिया। उसने अपनी जो वो थी, शर्ट थी, उस शर्ट को उसने कट टू हाफ कर दिया। और उसने जो टूथपेस्ट निकाला, तो ये टूथपेस्ट निकालने वाला तो तुमने 3 इडियट्स में भी सीन देखा होगा। क्या ये तीनों प्रोसेस रिवर्ट करने वाले होते हैं? कैन यू गेट बैक टू योर ओरिजिनल फाइल, है ना? तो अब हम इसके ऊपर ओरिजिनल पे वापस नहीं जा सकते। तो दीज ऑल आर बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लॉजी फाइल कंपैरिजन। जिसमें क्या होता है, जिसमें ऐसा होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो तो फिर आप ओरिजिनल फाइल की तरफ वापस नहीं आते। बच्चों ये बात याद रहेगी तुम्हें। और अगर हम बात करते हैं लूजलेस की, तो कहता है डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल अनकंप्रेस फाइल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टेड का मतलब ये होता है कि हम अपने ओरिजिनल डाटा पे वापस आ सकते हैं। अभी आप लोगों ने जो विनरार देखा था, मैंने फाइल डिलीट कर दी थी, फाइल डिलीट करके वापस वो फाइल आ गई थी, बताओ आई थी नहीं आई थी? इसी तरह नो डाटा इज लॉस्ट, इसमें कोई डाटा लॉस्ट नहीं होता। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है RLE। उस एग्जाम्पल का नाम है RLE, और ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है तुम्हारा, रन लेंथ इन कोडिंग। अब ये क्या चीज़ है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, रन लेंथ इन कोडिंग। आओ जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात और भी थोड़ी याद रख लो, कि जब आप लॉजी फाइल कंपैरिजन इस्तेमाल करते हो तो एन इमेज में रिड्यूस द रेजोल्यूशन। तो जब लॉजी फाइल कंपैरिजन इस्तेमाल करते हो तो उसकी इमेज रेजोल्यूशन और उसकी कलर डेप्थ पे फर्क पड़ता है। कलर डेप्थ याद है आपको? नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट साउंड, नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट साउंड या कलर, इसको हमने कहा था यूज टू रिप्रेजेंट कलर कर देते हैं। तो ये हमने बताया था, बिट डेप्थ की बात की थी। और रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि उसके रॉ बाय कॉलम पिक्सल जो है वो जो है उसको कम कर देता है, ठीक है मुस्तफ़ा। इसी तरह कहता है कि अगर आप साउंड फाइल के ऊपर लॉजी कंपैरिजन लगाओगे तो उसका सैम्पलिंग रेट कम कर देगा, ठीक है। ऐसे ही उम्र रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो एक बात तो ये आ गई, और ये बात याद रखना है कि लॉजी फाइल जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं लूजलेस के मुकाबले में। और कॉमन लॉजी फाइल जो है वो MP3, MP4 और JPEG होती हैं। बच्चों यहाँ तक कि तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही हैं? ये नोट्स में MP3 MP4 दिया हुआ है, इसको छोड़ देना, अभी ये सिलेबस में है नहीं। तो अब हम जरा लूजलेस फाइल कंपैरिजन की तरफ आते हैं। एक सवाल आ रहा है, वो सवाल ले लेते हैं और फिर हम RLE पढ़ते हैं। RLE एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। RLE की अगर हम बात करते हैं, रन लेंथ इनकोडिंग, ये आसान लफ्जों में ये कहता है कि जो भी रिपीटेशन आ रही है ना, उस रिपीटेशन को जरा याद कर लो। यानी एडजेसेंट अगर कोई चीज आ रही है, एक जैसी कोई चीज आ रही है, तो उसको हम एक ही नाम के अंडर स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम फाइल का साइज बचा लें। एग्जाम्पल पे कहता है कि RLE इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूजलेस कंपैरिजन। RLE लूजलेस कंपैरिजन की एक एग्जाम्पल है। ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ स्ट्रिंग। साइज ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है, स्ट्रिंग हम कहते हैं कि कोई भी, ये जो नजर आ रहा है तुम्हें, ये A B C D इन सबको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये एक स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। मुझे जरा देख के बताना, ए कितने हैं यहाँ पे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए। C एक दफा आ रहा है, D एक दफा आ रहा है, और ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दफा आ रहा है, ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कोई ऐसी ऐसा प्रोसेस लगाएंगे। अब अगर आप गौर करो तो ये 10 और 7 17, 17 और 8 25, 26 27 28 29 30 31, ये आपके पास ऑल इन ऑल 31 बाइट ले रहा है। 31 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो ये 31 ले रहे हैं, सही है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीकेकार है जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम जो भी हमारे पास कोई गिवन स्ट्रिंग आ रही है उसका फाइल रिड्यूस कर सकें। अब ये मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि हम किसी भी स्ट्रिंग का फाइल कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट और मैं आपको यहाँ पे
आरएलई के बारे में और किसी भी टेक्स्ट के बारे में किस तरह से काम होता है वो आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आरएलई, रन लेंथ इनकोडिंग की ही हम बात कर रहे हैं। अब रन लेंथ इनकोडिंग में देखो होता क्या है। नंबर वन कहता है ना कि रन लेंथ इनकोडिंग इज अ फॉर्म ऑफ लूजलेस कंपैरिजन। नंबर वन तो ये होता है कि ये लूजलेस कंपैरिजन ही होता है, जो आरएलई होता है। इसमें ये करता क्या है, इसमें ये करता ये है कि साइज को कम करता है एडजेसेंट स्ट्रिंग्स में। एग्जाम्पल यहाँ बहुत आसान से तुम्हारे सामने गिवन है कि एक स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है, बहुत सारे ए, बहुत सारे बी, दो सी और डी डी। अगर आप गौर से करो तो ए की वैल्यू यहाँ एक दो तीन चार, ये ना बुक की गलती है, ये छोटा ए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 ए हैं। अगर आप बी की बात करो तो टोटल 4 बी हैं। अगर आप सी की बात करो तो टोटल 2 सी हैं। और डी की बात करो तो टोटल 5 डी हैं। तो पहली जो चीज लिखते हो आप, जो पहली जो चीज लिखी जाती है उसको हम कहते हैं रिपीटेशन। जो पहली चीज लिखी जाती है वो लिखी जाती है रिपीटेशन। कोई बता सकता है ये 97 क्या है? कोई बता सकता है ये 97 क्या है? आपने पिछली क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा, है ना। पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास बेसिकली एस की कोड होता है। जी शीजा कहो। Oh, sorry, sir. My hand was raised. ओके, I तो didn't. अब क्या है, यहाँ आप देख सकते हो कि दीज आर बेसिकली द एस की कोड। 97 एस की कोड ए का होता है, इसमें भी एस की कोड होता है। इसी तरह बी का जो होता है वो 98 होता है, और सी का 99 होता है, ठीक है, और डी का 100 है। अब जरा गौर करना, कैपिटल ए तो नहीं है ना, वो छोटा ए है, इसलिए मैंने काटा, वो बुक की गलती है, बुक में मिस प्रिंटिंग हुई है। मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? ए 5 दफा, देख सकते हो ये ए 5 दफा है, बी 4 दफा है, सी 2 दफा है, और डी 5 दफा है। मुझे बताना टोटल कितना बन रहा है, टोटल बताओ कितना बन रहा है। 5 4 9 2 11 और 5 16, ऐसा ही है। तो ये 16 कैरेक्टर 16 बाइट्स लेगा, डू यू एग्री? 16 कैरेक्टर 16 बाइट्स लेगा। बट अगर आप गौर करो कि जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन के ऊपर अगर आप गौर करो तो आपको नजर आएगा कि नीचे वाली लाइन के ऊपर 05, ये जो 05 आ रहा है, ये 05 आपका 8 बिट्स ले लेगा, दैट इज 1 बाइट। ये 97 भी आप 1 बाइट के अंदर लिख सकते हो, लिख सकते हो। 97 हमने बनाया था ना, 97 कैसे बनता था? ऐसे ही बनता था, 1 2 4 8 16 32 64 128, बताना बच्चों। तो 97 बनाने के लिए 64 32 97 लिखते थे हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 97 बनाना है ना, हाँ 1 को ऑन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 97 को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स लग रही हैं। और 8 बिट जो होती हैं वो बेसिकली 1 बाइट के बराबर होती हैं। तो 5 भी 1 बाइट में जा रहा है और 97 भी 1 बाइट में जा रहा है, तो ये 2 बाइट में चला गया। इसी तरह ये भी 2 बाइट में चला गया, इसी तरह ये भी 2 बाइट में चला गया, और इसी तरह ये भी 2 बाइट में चला गया। तो अगर हम कंप्रेस करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, क्या ये 8 बाइट्स के अंदर आ जाएगा? बताओ। लाइबा मैं ये कह रहा हूँ, जो ऊपर वाले कैरेक्टर्स हैं वो टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं लाइबा, बताना। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ए बी सी डी लाइबा, ये टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं बताओ। क्या ये 16 हैं अगर तुम काउंट करो इसको? देखो ये यहाँ से, ये ए है ना, 1 2 3 4 5, ये देखो ए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बाइट है, ऊपर वाले 16 बाइट हैं। और जब हम रिपीटेशन के लिए इसको रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ? एस्की के साथ। तो एस्की की वजह से यहाँ पर एक कैरेक्टर 2 2 बाइट के ऊपर आ रहा है, तो वो क्या 8 बाइट में आ रहे हैं? ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो ये हाफ साइज ले रहे हैं आरएलई की वजह से। हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो हाफ साइज में जा रही है। क्या ये बात तुम्हें यहाँ तक समझ में आती है, बताना। आरएलई पिक्चर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है रिदिश, भी हो रही है। तो नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट्स पहले ज्वाइन करना, तो हम थोड़ी एक्सटेंडेड क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से होगा कि ज़ाहिर है अभी अगर हम जाएंगे तो फिर ए लेवल की भी क्लास का टाइम स्टार्ट होगा, नमाज का भी हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक ना तकरीबन 15 20 मिनट पहले आप क्लास ज्वाइन कर लेना, 5:40 है ना। हाँ, ताकि हम उसको कवर कर लेना बेटा। तो ऐसा है कि इसकी आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और यू गाइस लीव, अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़, नोट्स के लिए जो है, क्लास तो यहाँ पे ख़त्म होती है, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ये वाला टॉपिक हम अगली
क्लास से जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अल्लाह हाफिज। क्लास का फीडबैक छोड़ जाना।